मैं पूर्णिमा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एएमडी कॉलेज की तरफ से मैं आप सभी का संवाद एक कार्यक्रम में अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आज हमारी जो संवाद का जो हमारा आज टॉपिक है वो है नई शिक्षा नीति। इस संवाद को शुरू करने के पहले मुझे 1931 में गांधी जी की गोलमेज सम्मेलन का जो अंग्रेज़ों के साथ जो कुछ संवाद हुआ था, इससे मैं इसकी शुरुआत करती हूँ। 1931 में गांधी जी लंदन गए। वहाँ कुछ अंग्रेज़ अधिकारियों ने उनसे यह सवाल किया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था जो है क्या अंग्रेज़ों के आने के पहले इतनी अच्छी थी जितनी आज है। तो गांधी जी ने बोला इससे कहीं अधिक अच्छी हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। तो अंग्रेज़ों ने पूछा कि उस अंग्रेज़ अधिकारी ने पूछा कि आपके पास इसका क्या सबूत है। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने भारत को बहुत नज़दीक से देखा है। मैं भारत का गांव-गांव वहाँ रुका हूँ, वहाँ प्रवास किया हूँ और मुझे पता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था, मुझे जो परिणाम दिखे कि हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। लेकिन गांधी जी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए जब वहाँ के समाचार पत्रों में इस संवाद के बारे में चर्चाएं हुई और यह छपा भी, उसमें यह जिक्र भी किया गया कि गांधी जी के पास भारत की प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था के बारे में उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो गांधी जी जब भारत लौटे और स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने इस डिस्कोर्स को जिंदा रखा। उनको लगा कि नहीं, इस डिस्कोर्स को और इसके ठोस परिणाम और इसके जो ठोस सबूत हैं हमारे सामने होने चाहिए हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में। प्रोफेसर धर्मपाल, उन्होंने गांधी जी से पूछा कि अब हमारा क्या कार्य रह गया है स्वतंत्रता के बाद। तो गांधी जी ने उनको एक ही सलाह दिया कि आपका यही कार्य रह गया है कि आप जितने सबूत इकट्ठा कर पाएंगे, जितने भी सबूत हो भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, आप उसको इकट्ठा कीजिए। और प्रोफेसर धर्मपाल ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने कई जगह पढ़ाने का भी कार्य किया, लेकिन मेन उद्देश्य उनका यही रह गया था कि कितने सबूत और कितने प्रमाण हम इकट्ठा करें भारत की प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था के बारे में। और प्रोफेसर धर्मपाल ने इसको किया। तो 2 फरवरी 1835 के दिन इंग्लैंड के संसद में भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा हो रही है। मैकॉले का नाम तो हम सब जानते हैं, मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, लेकिन मैकॉले से भी ऊपर एक अधिकारी था, वो मैकॉले का बॉस था, वो था विलियम एडम। अब अंग्रेज की संसद में क्या चर्चा हो रही है भारत की शिक्षा नीति की व्यवस्था में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 2 फरवरी 1835 में हाउस ऑफ कॉमन में ये चर्चा हो रही है। विलियम एडम करीब 1780 पेज की रिपोर्ट तैयार किया भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। और मैकॉले, जो एक्चुअली मैकॉले उसको सारी रिपोर्ट मैकॉले उसको लाकर विलियम एडम को देता था। तो मैकॉले से पूछा गया कि तुमने भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या चीज़ तुमने देखा जो हमारे यहाँ नहीं है। तो मैकॉले क्या जवाब देता है कि आई ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, मैंने भारत की चारों तरफ मैंने उसको घूमा है और मैंने क्या देखा है भारत के बारे में। उसने देखिए क्या कहता है। मैकॉले कहता है सन 1835 में ब्रिटेन की संसद में उसने देखिए क्या कहा कि भारत को अगर गुलाम बनाना है तो भारत की संस्कृति को बर्बाद करने की ज़रूरत है। उसने कहा कि भारत का विस्तृत भ्रमण करने पर मैंने पाया कि वहाँ एक भी व्यक्ति बेईमान नहीं है। अब ज़रा सोचिए, लोगों के अंदर उच्च नैतिक आदर्श एवं चरित्र वहाँ के सामाजिक संरचना की पूंजी है, जैसा कि मैंने और नहीं देखा। मैकॉले कह रहा है लोगों के मन में आध्यात्मिकता, धार्मिकता एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रति अटूट आस्था है। वे बड़े मनोबली हैं। लोगों के आपसी विश्वास एवं सहयोग की भावनाओं
को तोड़े बिना, उन्हें भ्रष्ट किए बिना भारत को जीतना और उस पर शासन करना असंभव है, मैकुले कह रहा है। अतः मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि नई शिक्षा नीति बनाकर वहाँ की प्राचीन शिक्षा प्रणाली एवं संस्कृति पर हमला किया जाए, ताकि लोगों का मनोबल टूटे, वे विदेशी खासकर अंग्रेजी और अंग्रेजियत को अपनी तुलना में महान समझने लगे। तब वही होगा जैसा कि हम चाहते हैं। अपनी संस्कृति और स्वाभिमान को खोया हुआ भारत पूर्णतः गुलाम और भ्रष्ट भारत होगा। ये मैकुले चर्चा कर रहा है। उसका मानना ही था कि किस तरह से भारत को ऐसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता, इतना वैभवशाली भारत है, तो उसकी संस्कृति की रीढ़ को ही तोड़नी होगी। और इसकी संस्कृति की रीढ़ जो है उसकी शिक्षा नीति में छुपी हुई है। वो कह रहा है मैं भारत के कोने कोने में घुमा हुआ हूँ, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई देता जो भिखारी है वो या चोर हो वहाँ। इस देश में मैंने इतने धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि इस देश को जीत पाएंगे हम, जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी को हम नहीं तोड़ देते, जो है इसकी आध्यात्मिक संस्कृति और उसका विरासत। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि हम पुरातन शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति को बदल डालें, क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगे कि जो भी विदेशी हैं और अंग्रेजी हैं वो अच्छा है और उनकी अपनी चीज़ों से बेहतर हैं, तो अपनी आत्मगौरव और अपनी ही संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसा कि हम चाहते हैं। तो मैकुले अपने इस मकसद में कामयाब भी हुआ, और जैसा कि उसने कहा भी था कि मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बना दूंगा कि इसमें पढ़ से निकलने वाले व्यक्ति सिर्फ शक्ल से भारतीय होंगे और अकल से पूरा अंग्रेज होंगे। ये था मैकुले का पूरा प्लान भारत की शिक्षा नीति को बर्बाद करने का। अब हाउस ऑफ कॉमन में जो भी चर्चाएं होती हैं तो वहाँ की जो संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो प्रेस है हंसार्ड, उसमें वो सब रिकॉर्ड होता है, और उस रिकॉर्ड में जब चाहे जब जिसकी जैसी ज़रूरत हुई वो उस रिकॉर्ड को निकाल कर देख सकता है। तो वो बोलता है कि भारत में जो एक गांव उस टाइम जो था सूरत, वो इतना समृद्ध शहर, उसने दुनिया के किसी भी शहर को इतना समृद्ध नहीं पाया जो सूरत में वहाँ देखा। फिर उससे पूछा जाता है कि वहाँ की भारत की शिक्षा नीति कैसी रही, तो किस तरह कितनी लिटरेसी है वहाँ। तो मैकुले बताता है कि वहाँ लिटरेसी तो 100% है और नॉर्थ इंडिया में 100% है बिल्कुल, और बाकी जगह भी वही 87, 88 समथिंग लाइक दैट। तो इतनी उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था है, तो इतनी लिटरेसी है, और कम से कम यहाँ 7,32,000 राजस्व गांव हैं। अब सभी राजस्व गांव में गुरुकुल है, और सबसे बड़ा गुरुकुल जो है वहाँ 20,000 विद्यार्थी, और सबसे छोटा जो गुरुकुल है वहाँ 200 विद्यार्थियों का गुरुकुल है। तो उससे संसद में पूछा जा रहा है कि ये जो 20,000 का जो गुरुकुल है वहाँ व्यवस्था क्या है, कैसे वो व्यवस्था चलाई जाती है। तो वो कहता है कि जो 20,000 विद्यार्थी का जो गुरुकुल है वो मोनिटोरियल सिस्टम है, जैसे कुछ टीचर जो है वो कुछ विद्यार्थी को ट्रेंड किए, वो बाकी अन्य लोगों को पढ़ा रहा है, तो इस तरह की व्यवस्था थी। अब महिलाओं की संख्या उस दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा थी उस गुरुकुल में, करीब बताता है वो कि 58% लड़कियाँ थी और 43% लड़के थे, क्योंकि भारत की 1881 का जो पहला सेंसस हुआ था वो भारत में महिलाएं भी 53% थी और पुरुष 47% थे, और लड़कियां ही पढ़ाती थी वहाँ, महिलाएं भी उस गुरुकुल में शिक्षा देती थी। तो इतना मॉडर्न हमारा गुरुकुल था उस 1835 में। वो मैकुले बता रहा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो चर्चा कर रहा है। फिर वो बताता है कि सभी गुरुकुल के साथ उच्च अध्ययन केंद्र थे, अध्यापक जहाँ अध्यापक तैयार होते थे, और उस गुरुकुल में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ाया जाता था, तो गणित पढ़ाई जाती थी। ये सब मैकुले संसद में वहाँ डिस्कस कर रहा है कि सबसे ज़्यादा वहाँ गणित पढ़ाई होती है वहाँ, वो भी वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स यहाँ पढ़ाई होती है, कमर्शियल मैथमेटिक्स नहीं जो इंग्लैंड में पढ़ाई होती थी। खगोल शास्त्र यहाँ काफ़ी पढ़ाया जाता था, मेट्रोलॉजी, कारीगरी, एस्ट्रोफिजिक्स जो आज मॉडर्न साइंस का एक पार्ट है, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, औषधि विज्ञान, ये सब गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे। तो वहाँ संसद में लोग पूछते कि ये कैसे पॉसिबल, हाउ इट्स पॉसिबल कि इतने सारे विषय और उस गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं। और क्यों, तो वो बताता है कि वहाँ 5 साल में
5 वर्ष में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था और 21 से 22 वर्ष तक सारे 15 विषय, करीब करीब 15 विषय पढ़ाए जाते थे। बच्चे उसको पढ़ लेते थे और वो निपुण हो जाते थे। इतने सारे सब्जेक्ट एक एक करके एक एक विषय वहाँ पढ़ाए जाते थे गुरुकुल में। एक विषय पूरा हो गया, फिर दूसरा विषय पढ़ाया जाता था। और तो फिर वहाँ संसद में पूछा जाता है कि इसका इवैल्यूएशन कैसे होता था, परीक्षाएं कैसे होती थी। तो मैकॉले कहता है कि भारत में परीक्षा नहीं होती थी, वहाँ इवैल्यूएट करने का एक दूसरा तरीका था कि वहाँ जैसे कुछ काम दे दिए जाते थे और जिसकी जैसी हुनर हो फिर आगे की शिक्षा उसको वैसे ही दी जाती थी। और जबकि इंग्लैंड फिर वहाँ लोग पूछे इंग्लैंड में लिटरेसी उसमें कैसी थी, तो इंग्लैंड में जहाँ भारत में 7,32,000 गुरुकुल चलते थे और वहाँ इंग्लैंड में उस टाइम कोई स्कूल नहीं था। 16वीं शताब्दी की बात है। स्कूल था भी तो वो संडे स्कूल के नाम से जाना जाता था, जहाँ बाइबल ही पढ़ाया जाता था। गणित तो बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं जाता था, क्योंकि जो प्लेटो जो दार्शनिक माना जाता है, जिसको बोला जाता है कि द होल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन इज अ फुट नोट्स ऑफ प्लेटो, तो वो प्लेटो जो है वो शिक्षा को सबके लिए सामान्य नहीं मानता था। वो सबके लिए वो नहीं चाहता था कि शिक्षा सबको लेना जरूरी था। वो प्लेटो लॉज और रिपब्लिक में ये बातें कह रहा है, वहाँ के फिलोसफर, कि शिक्षा की ज़रूरत सिर्फ राजा को है और राजा के साथ जो लोग कुछ रहते हैं उसको सिर्फ शिक्षा की ज़रूरत है, बाकी लोगों को शिक्षा की कोई ज़रूरत है। इसलिए स्कूल क्या है तो फालतू का वहाँ पर खर्चा होता है। तो इंग्लैंड की 16वीं और 17वीं शताब्दी में समझिए कि वहाँ कोई स्कूल नहीं था, बाइबल स्कूल वहाँ चलते थे। संडे को पढ़ाई होती थी, इसलिए संडे स्कूल के नाम से जो वही ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। और स्टूडेंट वहाँ कितने होंगे, तो 250 स्टूडेंट होंगे। और बिल्कुल मतलब ब्रीदिंग स्पेस वहाँ स्कूल में बहुत छोटे छोटे वहाँ चर्च के पीछे वैसे बनाए जाते थे स्कूल, तो कोई खास व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। और भारत में तो 5 हेक्टेयर में उस टाइम गुरुकुल हुआ करते थे, रेसिडेंशियल हुआ करते थे, जो कहीं डे स्कूल होते थे। और शिक्षा की बहुत उच्च कोटि वहाँ, शिक्षा और विद्या में दोनों में अंतर होता है। शिक्षा जो हमें एक सब्जेक्टिव, एक थ्योरेटिकल एजुकेशन होती है, लेकिन जो विद्या होती है वो व्यक्ति के अंदर की इंटरनल इवोल्यूशन होती है, जहाँ हम अपने आप को पहचान पाते हैं। तो विद्या जो होती है वो अपनी ज़िंदगी का अध्ययन कराती है हमें, और वो विवेक पैदा करती है, आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है, और पूरा विश्व, हर जीव में परमात्मा का इसमें रूप देखना, ये विद्या। इसलिए हाँ लोग विद्यार्थी कहलाते थे, नॉट शिक्षार्थी। तो विद्या एक उच्च कोटि की व्यवस्था होती थी, जहाँ व्यक्ति गुरुकुल में लोग शिक्षा और विद्या दोनों, शिक्षा तो आपका सब्जेक्ट मैटर हुआ जो हम थ्योरेटिकल एजुकेशन ही है, लेकिन जो विद्या है वो विवेक पैदा करती थी हमारे में। तो ये मैकॉले ये सब डिस्कस कर रहा है पार्लियामेंट में। हायर स्टडीज़ सेंटर हुआ करती थी, जबकि 15,800 हायर स्टडीज़ सेंटर थी। अब हमने तो नालंदा और तक्षशिला का सुना है, तो ऐसे ऐसे सोचिए कितने हायर स्टडीज़ थे। उस टाइम वो बता रहा है कि 15,800 हायर स्टडीज़ सेंटर हुआ करते थे, जो एक एक विषय में वो निपुणता वहाँ थी। अब नालंदा था, तक्षशिला था, अमरावती मशहूर किस लिए था, मेट्रोलॉजी के लिए मशहूर था। उसके बाद धातु विज्ञान वहाँ पढ़ाई होते थे। अब कांगड़ा में सर्जरी की उच्च व्यवस्था थी वहाँ पे। राइनोप्लास्टिक जो आज मॉडर्न हम लोग ये देख रहे हैं, ये वहाँ उस टाइम कांगड़ा में ये इसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये सब जहाँ पे स्किन की क्राफ्टिंग होती थी, तो इस तरह की उच्च शिक्षा व्यवस्था भारत की, आप सोचिए वो 1835 में डिस्कस कर रहा है कि ऐसी चिकित्सा व्यवस्था वहाँ थी। अमरावती में जैसे मेट्रोलॉजी की जो आज IIT में पढ़ाई होती है, एक अलग से सब्जेक्ट है, वहाँ अमरावती में ये फेमस था। कांगड़ा जो चिकित्सा विज्ञान के लिए फेमस था। अब इस तरह की उच्च चिकित्सा व्यवस्था हमारे यहाँ थी। अब सोचिए कि ये जो हमारे यहाँ जो गुरुकुल की जो व्यवस्था थी, जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, वो कितनी उच्च कोटि की थी। और स्वतंत्रता के बाद जो मैकॉले का जो मेन ड्रीम था और जो मेन मकसद था वो पूरा हो गया। शक्ल से हम भारतीय रहेंगे और अक्ल से बिल्कुल अंग्रेजियत, और यही मैकॉले चाहता था। इसलिए उसने सारे गुरुकुल को, नई शिक्षा व्यवस्था उसने शुरू किया और सारे गुरुकुल को उसने नष्ट कर दिया।
नई शिक्षा व्यवस्था एक कानून बनाकर उसको नष्ट किया गया, सारे गुरुकुल को। जितने गुरुकुल थे सबको और वहाँ पे पढ़ाने वाले अध्यापकों का मतलब बुरी तरह से प्रताड़ना किया गया, और जितने उसके बुरे परिणाम हुए कि आज तक हम इस शिक्षा व्यवस्था का यह बुरा परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी हम मैकुले की ही शिक्षा व्यवस्था को ढोते हुए चले आ रहे हैं। हम जेम्स मिल, प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो और न जाने कितने वेस्टर्न फिलोसफर्स के हम बिल्कुल सिलेबस के विद्यार्थियों को पढ़ाते और पढ़ते ये वेस्टर्न फिलोसफर, जिनकी जो फिलॉसफी है और भारत की जो फिलोसफर हैं, जो भारत की जो अगर हम भारत के फिलोसफर से तुलना करें, तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरबिंदो और जितने हमारे जो फिलोसफर्स हुए हैं, दीनदयाल उपाध्याय, तो ये जो फिलोसफर हुए हैं वेस्टर्न फिलोसफर, उनमें कितना अंतर है माइक्रो लेवल पर अगर आप देखिए तो इसमें सबसे मेन जो अंतर है वेस्टर्न फिलोसफर की, वो पूरे जो है वो कहीं भी उनके फिलॉसफी में हमने देखा है कि वो स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता और विद्या, उसमें उसकी बृहद चर्चा नहीं है जितने की इंडियन फिलोसफर्स में है। तो ऐसे इस शिक्षा व्यवस्था को अब नई ऊर्जा देने के लिए भारत सरकार ने भी नई शिक्षा प्रणाली का जो अभियान शुरू किया है, और मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बुन इन डिस्गाइज है, और ये बहुत ही वरदान है कि इतने साल तक आज भी हम उसी मैकुले की शिक्षा प्रणाली को ढोते हुए चले आ रहे हैं, और जो मैकुले का ड्रीम था, जो सपना था, वो रियली पूरा हो गया, और हम सारे के दिमाग में वही शिक्षा पद्धति हम बिल्कुल एकदम नकल करने की जो प्रवृत्ति, आधुनिकता की जो होड़ में, मॉडर्निटी की होड़ में, ये बिल्कुल ही जो हमारे रास्ते जो हैं बिल्कुल अलग हटकर, और ये समाज में कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव हमें इसी गलत शिक्षा नीति के कारण हमारे समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं में जो कमी दिख रही है, ये सारी हमारी शिक्षा व्यवस्था का ही परिणाम है। वो गुरुकुल की उच्च कोटि की जो आदर्श होते थे, जो शिक्षा व्यवस्था होती थी, और पुनः उसकी ओर हमें लौटने की ज़रूरत है। अब पहले थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन इतना दिया जाता था कि वही विद्यार्थी आखिर समाज में ट्रेंड होकर जब आते थे तो कितने निपुण होते थे। वो समाज का चाहे कोई भी पहल हो, राजनीतिक व्यवस्था को संभालने की पहल हो, आर्थिक व्यवस्था को या सामाजिक व्यवस्था को, आखिर ये गुरुकुल से निकले हुए विद्यार्थी ही इतने निपुण होते थे कि समाज को बिल्कुल एक ढांचा, ऐसा ढांचा देते थे कि समाज में कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं होती थी। इस तरह की जो आज समस्याएं देखी जा रही है, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ गलत और शिक्षा व्यवस्था का और मैकुले की शिक्षा पद्धति का ही है, जो आज तक हम ढोते चले आ रहे हैं। और मुझे लगता है जो नई शिक्षा प्रणाली है ये बहुत हद तक कामयाब सिद्ध होगी। एक नए पहल की शुरुआत हो रही है। तो ये कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ये भी एक अच्छा पहल है, क्योंकि इस शिक्षा के क्षेत्र में ही उस पर फुल कंसंट्रेट किया जाए कि हम शिक्षा और विद्या के अंतर को भी समझें, और शिक्षा व्यक्ति में इस तरह का एक इतनी निपुणता, हम विद्यार्थी इतना निपुण हो कि वो समाज में जब उतरे तो बिल्कुल तैयार रूप में वो उतरे, चाहे वो उसकी सामाजिक जो हमारे व्यक्तित्व है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्तित्व है, या आर्थिक रूप से भी वो किस तरह से समाज के लिए कितना यूजफुल हो पाएगा, वो उस तरह का वो व्यक्तित्व तैयार हो, उस व्यक्ति को हम तैयार कर ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो हमारे अंदर। तो अब हाल ही में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति जो 2020 को जो मंजूरी दी है, ये नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मुझे लगता है 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को प्रस्तावित करेगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की थोड़ी मैं अगर चर्चा करूँ, उसका जो बेसिक पॉइंट्स हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच जो है वो समानता, गुणवत्ता और वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो जो नई शिक्षा नीति का निर्माण के लिए मुझे लगता है जून 2017
में पूर्व इसरो के जो प्रमुख थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो NEP 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यता को दूर करके दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। तो इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस हो, उसमें तार्किक, लॉजिकल, उसमें एक डिस्कशन हो और उसकी जो ब्रेन माइंडसेट जो है वो इतना स्ट्रेंथन हो कि वो किसी भी समस्या को बहुत ही आसानी से उसको समाज में जब वो उतरे, एक तैयार होकर एक सामाजिक रूप में, तो वो उसको झेलने के लिए समाज की हर समस्याओं को वो समाधान के लिए वो तैयार रहे। तो और दूसरी बात, NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य रखा गया है और शिक्षा और सीखने, एजुकेशन एंड लर्निंग पुनः अधिक ध्यान और आकर्षित किया गया। तो 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजित किया गया। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त शिक्षा, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि पर आधारित बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। और ECCCA से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय का साझा सहयोग से किया जाएगा। NEP में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन तैयार होगा की स्थापना की मांग की गई है। उसके बाद स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव पर कोई बाध्यता नहीं दी जाएगी। तो मातृभाषा में शिक्षा लेना, क्योंकि देखिए मातृभाषा में भी शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी होता है और मातृभाषा में जो हम शिक्षा लेते हैं वो एक रियल ज्ञान हमें देता है और हम जितना मातृभाषा में शिक्षा हमारा जितना अच्छा होगा, हम चीज़ों को उतने ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिर इस तरह से कई पाठ्यक्रम की कई चीज़ें तैयार की गई हैं, जैसे कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया गया और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान पर प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसमें 2020 के छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही में इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। फिर छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और क्लास 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को भी शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य के जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होगा।
अब शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति होगी, ये सब भी जरूरी है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चाएं की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। अब उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, तो 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% तक कराने तक का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक। तो विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं में अंकों या क्रेडिटों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। तो नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल का कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरी उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। फिर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियमन परिषद नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगी। सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल होगी। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल होंगी। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्ष में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। तो इस तरह से कई नए नए पहलू हैं जो इसमें ऐड किया गया है। शोध पर भी काफ़ी जोर दिया जाएगा और सबसे मेन मकसद जो इस शिक्षा प्रणाली का होना चाहिए वो है गुणवत्ता आधारित शिक्षा मिले हमें। डिग्री बेस्ड से ज़्यादा मुझे लगता है कि गुणवत्ता आधार शिक्षा मिले और जो तैयार होकर जो निकले, जो विद्यार्थी तैयार होकर निकले वो रियली हर क्षेत्र में निपुण हो, समाज के व्यवहारिक क्षेत्र में, और वो चाहे वो थ्योरेटिकल क्षेत्र हो, किसी भी समस्याओं को सुलझाने के लिए, किसी भी समस्याओं का आकलन करने के लिए वो हर वक्त निपुण रहें और हर वक्त तत्पर रहें। और नई शिक्षा प्रणाली मैं आशा करती हूँ कि सभी के लिए फ़ायदेमंद है और यह पुनः भारत की जो गुरुकुल की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो गुरुकुल की प्रणाली थी हमारी, वो पुनः लौट कर सामने आए और वैसे ही विद्यार्थी तैयार हों जो गुरुकुल से पहले पढ़कर निकला करते थे, जो श्रम भी देते थे, उनसे श्रम भी करवाया जाता था। तो आज की जो सिर्फ एक थ्योरेटिकल, एक जस्ट लाइक वस्तु हो गया, विद्यार्थी को एक जस्ट वस्तु की तरह हम ट्रीट करते हैं, वो प्रणाली से आज बहुत ज़रूरी है कि उसको एलिनेट किया जाए, बिल्कुल अलग किया जाए। और ये जो मैकुले की और शिक्षा प्रणाली है, इसको हम अपने सिलेबस से बिल्कुल निकालें और अपनी सोच, क्योंकि सोच जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हम बेस, जो मैकुले कहता था कि हम शकल से तो भारतीय दिखेंगे लेकिन अकल से हम अंग्रेजी रहेंगे। तो इसको दूर करना है हमें और नई शिक्षा प्रणाली को बहुत अच्छी तरह से हम सभी इसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।